हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल हम लेकर आए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। और बेटा, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए और जो हम बीच में बताते हैं वो सुना भी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उससे काम नहीं चलेगा। बिकॉज बेटा, आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में और क्या क्या किस तरीके से पूछ सकते हैं। कई बार ये होता है बेटा, हम वीडियो के बीच में बता देते हैं कोई क्वेश्चंस को देख के कि इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट होता क्या है ना, कई बार या तो आप उसको फास्ट देखने के चक्कर में वीडियो आगे बढ़ा बढ़ा के देख लेते हो और फिर या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो और फिर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है कई बार। तो आप थोड़ा सा ना टाइम निकालिए बेटा, सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब एग्ज़ाम है। एटलीस्ट एक दिन पहले तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से हम पूरा करेंगे कंप्लीट। आप समझते भी जाइएगा, सुनते भी जाइएगा। तो यूनिट 1 है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपका बुक का ही नाम है। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें तो आपको करना ही करना होती है। जैसे हर यूनिट का पहला क्वेश्चन आपको एटलीस्ट उस यूनिट के बारे में ओवरव्यू दे देता है, ताकि अगर एग्ज़ाम में उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख सको। है ना, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स में लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट हाँ, ये कि आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आंसर आप पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। अगर कहीं फ्लो चार्ट या डायग्राम का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड हाउ मेनी कैटेगरीज। अब आपसे कैटेगरीज पूछी है यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने को आ जाता है तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। इस तरीके से अगर आप एक कैटेगरीज का चार्ट बना दें, उसको आप डायलॉग बॉक्स में लिख दें। और फिर अगर मान लो उसकी 4 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी, तो आप उसको ऐसे अलग अलग से बॉक्स में बनाकर इनको थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, पहले एक चार्ट बना के। और देन अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अलग भी दिखेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बोला इकोनॉमिक इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। ये स्टेटमेंट आएगी आपको। आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स विज्ञान भी है और कला भी है। और इसी तरीके से आपको उसकी नेचर के बारे में लिखना है। तो यूनिट से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको करना है बेटा। ये अच्छे से कर लोगे तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। एक क्वेश्चन और आप तैयार कर सकते हो, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड हाउ इज द स्टडी यूजफुल फॉर द फार्मर्स। बेटा देखो, इकोनॉमिक्स का अलग अलग लेवल पे हर किसी के लिए इम्पोर्टेंस, चाहे हम हैं, चाहे फार्मर्स हैं, चाहे कोई भी सेक्टर का पर्सन हो। तो ये 3 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन मिल ही रहा है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि कौन से दो आपको अपनी मर्जी के करना है। तो ना फोकस इस बात पे रखिए कि हर यूनिट से आपको एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन याद हो, या दो तो याद हो ही। है ना, आप जब यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन याद करते हैं तो यूनिट 1 में से कोई भी एक क्वेश्चन याद कर लो, फिर यूनिट 2 में से, फिर यूनिट 3 में से, यूनिट 4, देन यूनिट 5। जब वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, हर यूनिट का एक क्वेश्चन, देन फिर वापस से आप फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कीजिए और फिर सेकंड क्वेश्चन याद कर लीजिए। इस तरीके से आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। हमारे पास है बेटा अब यूनिट 2, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद द अदर डिसिप्लिन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का अदर डिसिप्लिन के साथ में क्या रिलेशन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक को डिफाइन करना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक होता क्या है। ठीक है, देखो आपको एग्जाम में 200, 300 या तक कि 500 वर्ड्स में भी आंसर लिखना है। तो उसको बढ़ाओ कैसे, पहले जैसे यहाँ से रिलेशनशिप पूछा है तो पहले आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर दो, इसके बारे में 3-4 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिख दो, और देन फिर इसको अदर डिसिपल से कंपेयर करो, ताकि कॉपी चेक करने वाले के पास एक अच्छा कंटेंट हो और उसको लगे भी कि आपने एक अच्छा लिखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। बेटा जो आपने यहाँ पर याद किया होगा मैनेजरियल इकोनॉमिक की डेफिनेशन, वो यहाँ पे भी काम आ जाएगी आपके इस क्वेश्चन में। बस आपको इसकी इंपॉर्टेंस अलग से पढ़ लेना है, और जहाँ पर भी आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दिखता है आप वहाँ पर ये आंसर लिख सकते हो। है ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें बेटा आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखना है। तो आप सिंपल सी बात है, पहले ही क्वेश्चन कर लो, हु इज़ द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, उसका रोल बताना है आपको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, काम हो जाएगा आपका।
तो यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है आपकी यहाँ पर। हम आते हैं यूनिट 3 के ऊपर बेटा। बेटा यूनिट 3 पे आ गए हम इंडक्टिव मेथड। देखना इंडक्टिव और डिडक्टिव यूनिट 3 और 4 दोनों आप एक साथ कवर कर सकते हो। देखो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। आप सीधे सीधे क्वेश्चन 19 तैयार कर लो। क्वेश्चन 19 में आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों मेथड क्या होती है वो हो जाएगी, और दोनों हमारे लिए नेसेसरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन भी कवर हो गया, इससे यूनिट 4 का क्वेश्चन भी कवर हो गया कि इंडक्टिव मेथड क्या होती है, डिडक्टिव मेथड क्या होती है। फिर भी अगर आपको लगे कि सर इसमें जो आंसर दिया है वो सफिशिएंट नहीं है 500 वर्ड्स के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है तो आप इसका जो है वो 17th वाले में से भी आप आंसर ले सकते हो, क्योंकि इंडक्टिव मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स दी हुई हैं। देखो जब आंसर पॉइंट वाइज दिया होता है ना, याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए कंपेरिजन टू पैराग्राफ। तो अगर आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे मेरिट्स आपसे पूछ लिए हैं, मेरिट्स को ही बेटा एडवांटेज भी बोलते हैं या इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, और डीमेरिट्स को लिमिटेशन भी बोलते हैं या डिसएडवांटेज बोलते हैं। तो अगर यहाँ से आपको पॉइंट मिल रहे हैं तो आप यहाँ के पॉइंट कर लीजिए मेरिट डीमेरिट्स के, और ये इंडक्टिव डिडक्टिव का डिफरेंस कर लीजिए, तो आपकी यूनिट 3 के भी क्वेश्चन कवर हो गए, यूनिट 4 के भी एक साथ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। डिडक्टिव मेथड के भी मेरिट डीमेरिट आपको पढ़ लेना है एक साथ बेटा। डिडक्टिव मेथड में भी इसके मेरिट डीमेरिट्स ज़रूर कर लेना एक बार। बेटा यूनिट 4 है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये। यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन मेजर एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ। बेटा लॉ ऑफ डिमांड का लॉ क्या होता है, व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जब अन्य बातें समान रहें, ड्यू टू प्राइस, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज आता है। तो बेटा प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। जो आपकी प्राइस है और जो आपकी डिमांड है, इनमें होता है बेटा दोनों में इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स का मतलब होता है बेटा प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और प्राइस अगर डिक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। बट ये लॉ कब काम नहीं करता है, इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, तो जब बेटा बात होती है नेसेसिटी की या नेसेसरी आइटम्स की बात होती है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ मैं सॉल्ट की, नमक। नमक हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बेटा। तो अगर नमक की प्राइस बहुत कम हो जाए तब भी हम नमक उतना यूज़ करेंगे, है ना। मतलब उससे उसकी डिमांड पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी प्राइस बढ़ने से हम नमक यूज़ करना बंद कर देंगे। दूसरी चीज़ बेटा मेडिसिन वगैरह हो गई आपकी, ये नेसेसरी होती है। तो अगर डॉक्टर ने किसी को कोई मेडिसिन कंपलसरी की है, तो अगर वो आज मेडिसिन 50 रुपीज़ की आ रही है तब भी कंज्यूम करना पड़ेगी उसको, कल 500 की आएगी तब भी कंज्यूम करना पड़ेगी उसको। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इसके अलावा बेटा प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स, उनमें भी ऐसा नहीं होता। लग्जरी आइटम्स में क्या होता है बेटा, उनकी प्राइस बढ़ती तो ही लोग खरीदते हैं, ताकि अपना स्टेटस दिखा सके। प्रेस्टिजियस आइटम होता है ना, शो करता है। लोग गोल्ड डायमंड क्यों खरीदते हैं, ताकि शो ऑफ कर सकें, वो दिखा सके कि भाई उनके पास वो चीज़ है ना। तो नेसेसरी आइटम हो गए, लग्जरी आइटम्स हो गए। फैशन रिलेटेड चीज़ हो गई, फैशन। आजकल जो फैशन वाली चीज़ होती है, नए कपड़े, नई ड्रेस, हम तभी खरीदते हैं नए कपड़े नई ड्रेस जब वो नए नए आते हैं मार्केट में। हमको पता है कि ये नया आया है, महंगा रहेगा, फिर भी हम तभी खरीदते हैं ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, हम क्यों खरीदते हैं, ताकि वो नया आया, नया फैशन है, वो शो कर सकते हैं हम। इसके अलावा बेटा इसमें इन्फीरियर गुड्स भी होते हैं, या गिफन गुड्स। जो घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं या लोअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उनकी प्राइस और भी कम हो जाए तो उनकी डिमांड पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में 22nd वाला क्वेश्चन में सिर्फ एक अलग पॉइंट है, बाकी मीनिंग सेम है। डिमांड पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की डिमांड पे उसकी खुद की प्राइस इफेक्ट करेगी, है ना, खुद की प्राइस। प्राइस। दूसरा होता है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ ओन मतलब खुद की प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बेटा रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, सब्सिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स वो होते हैं बेटा जो एक के बदले हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाय के बदले हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इंक पेन के बदले हम जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, या बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, वो होते हैं बेटा सब्सिट्यूट गुड्स, जो एक के बदले हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक के साथ दूसरा यूज़ करते हैं हम। जैसे कार के साथ में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो बेटा 2 पॉइंट मैंने आपको ये बता दिए, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके अलावा बेटा पॉइंट वही हो गए, फैशन हो गया, कस्टमर की इनकम हो गई, इसके अलावा उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती है बेटा वो डिमांड पे इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिमांड फॉरकास्टिंग से, व्हाट इज़ द डिमांड फॉरकास्टिंग, डिस्कस द वेरियड काइंड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। बेटा पहले से ही अनुमान लगाना डिमांड का बहुत ज़रूरी होता है एक बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो ये पता लगा सके कि किस चीज़ की डिमांड होने वाली है। आप नॉर्मल देखते हो जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के दिनों के पहले ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं उनको पता होता है कि कूलर ज़्यादा बिकेंगे, फ़ैन ज़्यादा बिकेंगे, एसी ज़्यादा बिकेंगे, तो वो उनका स्टॉक पहले से अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो उस डिमांड को समझते हैं बेटा अच्छे से। इकोनॉमिक्स हर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी था, चाहे कोई बिजनेसमैन बनना हो, चाहे डेली लाइफ के लिए बनना हो, है ना। एज अ कंज्यूमर भी हमको जब पता रहता है कि ये चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जैसे अभी आप देखते हो कि बहुत से लोग जो थोड़े समझदार होते हैं, वो अभी गर्मी के सीज़न में घर को पेंट वगैरह करा लेते हैं कि ठंड के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे जो पेंटिंग करने वाले हैं वो ज़्यादा पैसे मांगेंगे, तो इस तरीके से लोग अपने काम करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे लिए यूनिट 5 है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है बेटा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये होता है बेटा कि फर्म जो होती है बेटा वो होती है प्राइस टेकर। फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। इसका मतलब होता है बेटा कि जो सब लोग प्राइस रखेंगे आपको भी वही प्राइस रखना पड़ेगी। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है मोनोपोली, वहाँ पर फर्म होती है प्राइस मेकर, जहाँ पर वो खुद प्राइस अपने हिसाब से रख सकती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है बेटा, सबके पास सेम गुड्स होते हैं जिनको बोलते हैं अपन होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन इन परफेक्ट में होते हैं बेटा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इनको हेट्रोजीनियस नहीं पता हो तो। सेम प्रोडक्ट का मतलब, इसे मान लो सिंपल सी बात करता हूँ तो सब्जी की दुकान मान लो। सब्जी की दुकान में लगभग लगभग सारे शॉपकीपर के पास वही सब्जियां होती है, भिंडी, गोभी, आलू, टमाटर। दूसरे के पास भी वही रहेगी, तो वहाँ कंपटीशन परफेक्ट है बेटा। प्राइस टेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगभग सबके पास प्राइस भी सेम ही होता है। जो पड़ोस वाला सब्जी के प्राइस बेचता है, दूसरा भी वही प्राइस बेचता है लगभग लगभग। इसके बाद बेटा इसमें होता है फ्री एंट्री एग्जिट। फ्री एंट्री एग्जिट, कोई भी इंसान कभी भी शॉप ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, उसकी मर्जी, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता बेटा, है ना। इसके अलावा बेटा परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करूँ तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा। आप बताओ मुझे कि क्या रियल में कोई भी बिजनेस ओपन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता बेटा, है ना। कई बार आपने देखा होगा अपने इंदौर में, खास करके आसपास के इलाकों में भी देखा है मैंने, तो भोपाल वगैरह में भी, कि नॉर्मली जैसे ऑटो चलाना है, ये परफेक्ट कंपटीशन में आता है। कोई भी इंसान ऑटो खरीद के चला सकता है ना, लाइसेंस लेके। लेकिन आपने देखा होगा फिर भी ऑटो वाले क्या करते हैं, अपना एक स्टैंड बना लेते हैं, ऑटो स्टैंड। वो बोलते हैं यहाँ से सवारी हमें बिठाई है, कोई और बिठा नहीं सकता। वो लड़ लेते हैं उससे अगर सवारी बिठाए तो, यहाँ तक कि मारा पीटी भी कर लेते हैं, सवारी रास्ते में उतार लेते हैं। वो तो होता है ना, ऐसा देखा होगा आपने भी कभी ना कभी। तो परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया है तो उसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली होती है बेटा, तो कोई भी फ्री एंट्री एग्जिट नहीं ले सकता। मोनोपोली का एग्जांपल बताता हूँ आपको, इंडियन रेलवे है। क्या रेलवे लाइन हम शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रेलवे अपने हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करता है, तो प्राइस होता है मेकर। रेलवे के जैसा कोई उसका परफेक्ट सब्सटीट्यूट भी नहीं हमारे पास कि रेलवे के बदले कुछ सेम टू सेम वैसा मिल जाए हमको। तो वो होता है बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन की और भी बातें होती हैं, पर अभी आपको इतना मैंने समझा दिया बेसिक मीनिंग उसका क्या होता है। अगर आपको डिटेल में और समझना हो कोई टॉपिक को, तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर देना, या तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करते हो तो मैं ज़्यादा आपका आंसर कर सकता हूँ। कई बार यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं देख पाते हैं, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है कई बार हमारे, तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। पर इंस्टाग्राम हमारा मैं खुद पर्सनल हैंडल करता हूँ, तो उस पर मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर सकता हूँ। फिर इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। बिल्कुल, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए टाइम का इंपॉर्टेंस तो है, आपको बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों पता होना चाहिए, इसलिए मैंने उसका बेसिक आपको बता दिया है। परफेक्ट या इम्परफेक्ट कंपटीशन से एक क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल 100% आने वाला है। और जो क्वेश्चन 48 है, ये आपको समझा दिया मैंने कि परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है ना, ये रियलिटी नहीं है। वास्तव में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये काल्पनिक सोच है बेटा, है ना, क्योंकि कहीं पे फ्री एंट्री एग्जिट होना ऐसा नहीं है।
और सबके पास थोड़ा प्रोडक्ट भी अलग अलग होते ही हैं। हाँ, भले हम सब्जी की दुकान की बात करें तो किसी के पास कोई वेजिटेबल अच्छी होती है, किसी के पास थोड़ी ख़राब क्वालिटी की भी होती है बेटा, तो ये भी डिफरेंस होता है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, खरीदने वाले भी बहुत सारे, बेचने वाले भी बहुत सारे। पर जहाँ पे मोनोपोली हो जाती है वहाँ पर, मोनोपोली में क्या होता है बेटा, बेचने वाला एक होता है, जैसे इंडियन रेलवे एक, और खरीदने वाले कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये और ध्यान रखना है आपको। What is monopoly? How does the monopolist fix the price of his product? It is always inevitable the monopoly price higher than the competitive price. Very important. आप ये क्वेश्चन कर लोगे 53 तो मोनोपोली वाला क्वेश्चन आपसे निपट जाएगा, है ना। मोनोपोली को क्राउनलेस किंग इसलिए बोला है बेटा कि भले इस पर ताज नहीं है लेकिन फिर भी किंग है वो, क्योंकि मोनोपोली में जो वो बोल देते हैं वही सबको फॉलो करना पड़ता है। मोनोपोली में जो वो डिसीजन लेते हैं, देखिए हमारे पास सब्सिट्यूट नहीं है। इंडियन रेलवे कहीं का टिकट आज 100 रुपये लेगी, कल से 150 भी कर देगी, तो हम रेलवे प्रेफर करते हैं जाने के लिए क्योंकि कन्वीनियंट होता है, आना जाना आसान होता है। चलो रेलवे को भी साइड में रखो अगर, तो कोई मेडिसिन कंपनी मान लो, जैसे भी बीच में कोविड आ गया था, उस समय मान लो कोई कंपनी मेडिसिन बना रही थी, अभी वो मेडिसिन बना ले, जैसे अभी तो कोविड का कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं, ऐसी कोई बीमारी उसका कोई भी साइंटिस्ट कोई इलाज कर ले, कोई पेटेंट बना ले दवाई का, और वो उसको इस तरीके से बनाए कि उस अब वो उसको एक बार यूज़ करने के बाद किसी इंसान को बीमारी नहीं हो वो, तो बेटा यहाँ पर वो मोनोपोली वाला पर्सन हो जाएगा। तो वो उस प्रोडक्ट को 1 लाख में बेचे, 10 लाख में बेचे, 1 करोड़ में बेचे, उसकी मर्जी। तो ये मोनोपोली होता है बेटा, वहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस रखने का अधिकार उसके पास है। फॉर्म है बेटा प्राइस मेकर, नॉट प्राइस टेकर। तो एक तरीके से किंग हुआ वो, उसका प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो आपको उसकी प्राइस पे ही जाना पड़ेगा बेटा। तो ये हो गए बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ। देखिए लाइक बहुत कम करते हो, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मुझे। तो प्लीज़ सभी लोग एटलीस्ट मेरे लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। इस यूनिट से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक भी एक होता है बेटा, वो समझाया था। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं पर उनके पास प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे साबुन की कंपनियाँ, साबुन की कंपनियों में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियाँ साबुन की, सबके साबुन में थोड़ा बहुत अंतर है ना। तो मोनोपोलिस्टिक कंपनी होती है, वहाँ प्रोडक्ट में स्लाइट डिफरेंस होता है और फर्म थोड़ा बहुत प्राइस कंट्रोल कर सकती है। वहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जिनको नहीं पता मैं लिख के दिखा देता हूँ बेटा, वैसे आपने पढ़ा होगा 12th में, पर नहीं पढ़ा है तो मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, फर्म थोड़ा बहुत प्राइस पे कंट्रोल कर सकती है, सबके पास प्रोडक्ट सेम होता है पर थोड़ा सा स्लाइटर डिफरेंट होता है। सारे साबुन कंपनियों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, प्राइस भी थोड़ा बहुत ही चेंज करते हैं वो। और एक होता है बेटा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में सिर्फ बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। जैसे हम बात करते हैं मोबाइल की सिम कंपनियां, कितनी है, जियो, एयरटेल और वीआई, तीन ही बड़ी कंपनियां हैं, है ना। एयरटेल है, जियो है और वीआई है। तो इसमें बड़ी फर्म्स होती हैं, फ्री एंट्री एग्जिट बिल्कुल भी नहीं होती है, बायर्स बहुत सारे होते हैं पर सेलर बहुत कम होते हैं। ये होते हैं ओलिगोपोली मार्केट बेटा, जहाँ पर हर किसी को एंट्री नहीं मिल सकती। जैसे हम चाह के भी सिम कंपनी नहीं खोल सकते क्योंकि इतने नेटवर्क वगैरह हम नहीं कर सकते। पहले बहुत सारी सिम की कंपनियां थी मार्केट में, लेकिन जैसे ही जियो ने अपना फ्री वाला जाल फेंका सारी कंपनियां बंद हो गई थी, सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। आइडिया और वोडाफोन भी अलग थे लेकिन उनको एक होना पड़ा कंपटीशन में सर्वाइव होने के लिए, क्योंकि अलग अलग रखी कटने से अच्छा भी साथ में रह के बच जाओ, है ना। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल होगा, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस।